नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकिता कुशवाहा विज्ञान विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान विषय शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे। तो सामान्य विज्ञान में हम इसके 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो भी कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिकतर क्वेश्चन हमारे बायो के पोर्शन से आते हैं, बायोलॉजी से। इसमें भी 2 भाग होते हैं, इसमें जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे फिजिक्स के जो जनक होते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हम मानते हैं एंटोनी लेवासियर को। इसके बाद आता है बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को मानते हैं। तो विज्ञान विषय में जीव विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक हम आज शुरू करेंगे जो है कोशिका। तो आइए कोशिका के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, आधारभूत इकाई हम कोशिका को मानते हैं। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सन 1665 ईस्वी में। उन्होंने कोशिका की खोज की थी। और कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्म जीवों जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, बैक्टीरिया और वायरसेस में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। अब आते हैं कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम, इसका बायोलॉजिकल नेम साइटोम कहते हैं, और कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसके बाद हम चलते हैं कोशिका को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी माना जाता है। हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। और कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत के बारे में जानकारी हमें इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक में मिलती है। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफी। इस बुक में हमें सारी जानकारी मिलती है कि कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा इन्होंने, कैसे उसके बारे में जानकारी हुई और किसने उसका नाम रखा। इसके बाद फिर हम चलते हैं सेल पे, जो आज का टॉपिक है हमारा सेल। तो सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल होती है एक, और एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो सबसे बड़ी सेल होती है और जो सबसे छोटी सेल होती है, तो 2 प्रकार से ये भी होती हैं। एक होती है कि संसार में सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, और दूसरी होती है कि हमारे मानव शरीर में कौन सी सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। तो संसार की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ी सेल होती है, वो जो सबसे बड़ी सेल होती है उसे हम ऑस्ट्रिच के एग को मानते हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडे को। ये एक मल्टी सेलुलर सेल होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर के ये बना होता है, और काफी सबसे बड़ी सेल इसे मानते हैं संसार की। इसके बाद सबसे छोटी सेल पे आते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा एक जीव होता है। ये एक यूनिसेलुलर जीव है। इसका जो पूरा जीवन काल होता है ये एक ही कोशिका पर निर्भर करता है। तो सबसे छोटी सेल हम माइक्रोप्लाज्मा को मानते हैं, और सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे को। इसके बाद हम चलते हैं, अगर हम ह्यूमंस में देखें, मानव शरीर की बात करें, तो सबसे जो छोटी सेल होती है वो स्पर्म सेल्स होती हैं।
सबसे छोटी सेल हम स्पर्म सेल्स को मानते हैं जो शुक्राणु होते हैं, और उसके बाद आती है सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल मानव शरीर में कौन सी पाई जाती है, तो मादा अंडाणु यानी कि ओवम। इसके बाद अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है वो न्यूरॉन्स की सेल्स होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं, जो मानव शरीर में जो मस्तिष्क में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सबसे लंबी मानी जाती हैं, लेंथ में सबसे लंबी होती हैं, और ये नॉन डिवाइडेबल या विभाजन रहित होती हैं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, ये इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो और जो बाकी की ये ओवम और ये स्पर्म ये जो सेल्स होती हैं इनमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ये जो सेल्स होती हैं लगातार बनती रहती है, लेकिन जो हमारी मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ये लगातार नहीं बनते हैं। ये केवल जब इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो अंततः ये दो भाग में विभाजित हो जाती हैं, और जो पुराना वाला जो मृत भाग होता है, नया वाला जो होते हैं उसकी जगह पे ये आ जाती हैं, ये उसकी जगह ले लेती हैं, उसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, और इनमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। अच्छा, तो एक बात ये आती है अब कि जब इनमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है तो लोग पूछते हैं कभी कभार कि ब्रेन कैंसर सुना है, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होता कुछ नहीं है। जब कैंसर क्या होता है कि एक ऐसी चीज होती है जब बहुत ज्यादा सेल का डिवीजन लगातार एक ही जगह पे सेल डिवाइड होने लगती हैं, बहुत कोशिका विभाजन काफी तेजी से एक ही जगह पे लगता है, तो वहां पर जो होता है काफी सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, लगातार कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, और कैंसर यही से कैंसर की शुरुआत होती है। इसे हम कैंसर कहते हैं, लगातार कोशिका का विभाजन हो रहा है तो कैंसर कॉज करता है वो। लेकिन मस्तिष्क में क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो नॉन डिवाइडेबल होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो मस्तिष्क में कैंसर कैसे हो जाता है, तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे मानव शरीर में मस्तिष्क में 90% जो होती है कोशिकाएं वो न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं, और जो 10% कोशिकाएं होती हैं वो ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स वाली सेल्स होती हैं हमारी, तो ये तो डिवाइड नहीं होती हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अपना टाइम जब इनका समाप्त हो जाता है तो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, और पुरानी वाली की जगह पे नई वाली आ जाती है। लेकिन ये जो हमारी 10% ये जो ग्लियल सेल होती हैं, ये तो आम कोशिकाओं की तरह, बाकी सारी कोशिकाओं की तरह लगातार इनमें सेल डिवीजन होता रहता है। तो ये जो 10% ग्लियल सेल्स हमारी बच रही हैं, यही जो होता है डिवाइड होती रहती है लगातार, और एक ही जगह पे जब ये लगातार डिवाइड होने लगती हैं, लगातार कोशिका विभाजन चलता रहता है, तो यही जो होती है मस्तिष्क कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर कॉज करती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सबसे ये एक क्वेश्चन और आता है कि जो तेजी से मतलब सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता हमारे शरीर के कौन सी जो भाग होता है, कौन से अंग की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो जो लीवर सेल्स होती हैं, जो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। जो लीवर की कोशिकाएं होती है बहुत तेजी से इनमें कोशिका विभाजन होता है, और लगातार ये डिवाइड होती रहती हैं। आम कोशिकाओं की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत तेजी से इनमें कोशिका विभाजन होता है, और इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि ये एक छोटे से भाग से पूरा लीवर बना सकती हैं, इतनी तेजी से इनमें सेल डिवीजन होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कोशिका के कार्य, उसकी संरचना, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे।